हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली बात तो आप लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के लिए बहुत अच्छा होता है। जहाँ प्यार होती तकरार होती है, वहाँ क्या होता है, सब कुछ होता है। बहुत ही अनोखा रिश्ता है। ठीक है, फिलहाल आप सब लोग रक्षाबंधन मना लिए होंगे। शाम को 5 PM पे आप लोग का वीडियो अपलोड हो रहा है। ठीक है, चल रहा है प्रीमियर के तौर पे। आप लोग सारे त्योहार को छोड़ करके आप लोग अपने एग्जाम पे फोकस करते हैं। आप लोग हमेशा मुझसे पूछते थे मैम एलटी ग्रेड का एग्जाम कब होगा। आज मैं आप लोगों को डेट बताऊंगी। एलटी ग्रेड का एग्जाम पेपर में दे रखा है, नवंबर से दिसंबर में होगा। ठीक है, या तो नवंबर में या तो दिसंबर में। अगर नवंबर में होगा तो 6, 8 या 8, 4 या 5 डेट है नवंबर में जो कैलेंडर खाली है। आप लोग कहेंगे मैम अभी तो नवंबर में टीजीटी का था। तो टीजीटी का आयोग दूसरा है और एलटी का आयोग दूसरा है। ठीक है, तो आप लोग अब ये बिल्कुल नहीं कहिएगा कि मैम हमारा अभी टीजीटी का पेपर है, हमें टीजीटी की तैयारी करवा दीजिए। ठीक है, कॉमन तैयारी चलेगी। मेंस का क्लास आप लोगों का जनवरी से फरवरी में होगा। कब होगा? जनवरी से फरवरी में होगा। मुझे ये जानकारी मिली, एथेंटिक जानकारी है, न्यूज़पेपर में आया हुआ था, तो हमने कहा आप लोगों को मैं ये शेयर कर दूं। तो अब आप लोग ये मान के चलो कि नवंबर से दिसंबर में आप लोगों का एलटी ग्रेड का प्री एग्जाम होना ही होना है। तो हम लोग को ऐसी तैयारी करनी है। देखो अभी मैं आप लोग को एक शॉर्ट्स अपलोड करूंगी कि बहुत कंफ्यूजन है, एलटी ग्रेड है, टीजीटी है, पीजीटी है, जीआईसी है, तमाम एग्जाम है, किसकी तैयारी करूं, क्या पढ़ूं, क्या ना पढ़ूं, उसके बारे में आप लोग को शॉर्ट्स 1 मिनट का वीडियो अपलोड करूंगी। आप लोग उसे देख लीजिएगा। इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक तैयारी करो, उसमें सारी चीजें आएंगी, क्योंकि हम लोग को पढ़ना होम साइंस ही है। बस अलग से 30 क्वेश्चन तो जीके दे रहा है, और उस 30 क्वेश्चन के बिना कुछ होने वाला नहीं है। क्या है, 30 क्वेश्चन के बिना कुछ होने वाला नहीं। ऐसा नहीं कि 30 क्वेश्चन हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें कुछ नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी मेरिट आपकी उसमें ये नहीं दिया है, जब आपका नोटिफिकेशन आया है एलटी वाला, तो उसमें कहीं भी नहीं दिया है कि 30 में से भी क्वेश्चन सही करना है। केवल आपको 150 में से केवल आपको 60 प्रश्न ले आना है। तो आपको क्या इससे कोई मतलब है? 150 में से आप अपनी इतनी अच्छी तैयारी कर दो कि 150 हो जाए, और आप पढ़े लिखे हो इतना भी नहीं जानोगे कि 30 क्वेश्चन में से 2-4 क्वेश्चन भी ना सही हो जाए। फिलहाल लास्ट आएगा तो मैं 2-4 मैराथन में जीके का भी करा दूंगी। ठीक है, लेकिन अभी जीके जीएस की तैयारी मैं नहीं कराऊंगी। अभी केवल सब्जेक्ट वाइज ही हम लोग तैयारी करेंगे। केवल टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, होम साइंस की ही हम लोग तैयारी करेंगे। ठीक है, बहुत बातें हो गई। आप लोग आज रक्षाबंधन का दिन है, रक्षाबंधन के दिन भी आप लोग पढ़ रहे हो, ये आप लोग का डेडिकेशन है। ठीक है, आपके लक्ष्य के प्रति, गोल के प्रति आपका डेडिकेशन है कि हम लोग फेस्टिवल के दिन भी हमने वीडियो अपलोड किया, मैंने शूट किया, और आप लोग उसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। भगवान कहीं ना कहीं सफलता जरूर दिलाएंगे। रोग और रक्षा की भूमिका हम लोग यहाँ तक कल पढ़ लिए थे, याद है कि नहीं याद है? डब्ल्यूबीसी और आरबीसी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो डब्ल्यूबीसी आरबीसी में हम लोग आरबीसी तो कंप्लीट कर लिए थे, डब्ल्यूबीसी आधा पढ़े थे, लेकिन कल टाइम हो जाने की वजह से फिर मैंने सेकंड पार्ट में इसे कर दिया। तो अब इसमें डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स करके थंबनेल लगेगा, आप लोग जरूर देखिएगा। तो क्या है, डब्ल्यूबीसी किस प्रणाली से संबंधित है? तो प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम से संबंधित है। संक्रमण होने पर डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है। इसे क्या कहते हैं? इसे ल्यूकोसाइटिस कहते इसे ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? जब संक्रमण होता है, हमें बुखार हो गया, हमें जुकाम हो गया, तो उस समय क्या है, हमारे शरीर में संक्रमण बढ़ जाता है। तो संक्रमण बढ़ गया तो उसे हम क्या कहेंगे? ल्यूकोसाइटोसिस कहेंगे। क्या कहेंगे? ल्यूकोसाइटोसिस कहेंगे। जब डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत कम हो जाती है तो क्या कहलाता है? ल्यूकोपीनिया कहलाता है। क्या कहलाता है? ल्यूकोपीनिया कहलाता है। ल्यूकोपीनिया है क्या? जब श्वेत रक्त कणिकाओं की कमी से कौन सा, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका आंसर हो गया क्या? ल्यूकोपीनिया। श्वेत रक्त की कणिकाओं की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप कहोगे इम्यून डिफिशियंसी होता है। क्या होगा? इम्यून डिफिशियंसी होता है। आप लोग जो भी वन लाइनर जैसे मैंने टाइप किया है, मुझे इसके बारे में ये नहीं जानकारी है कि कैसे इसे रोटेट करते, मतलब पूरे स्क्रीन पे कैसे करते हैं। जिस दिन मैं सीख जाऊंगी, मेरे पास टाइम नहीं रहता कि मैं बहुत ज्यादा सीख पाऊं, मैं देखूंगी नेट पे कैसे इसे हॉरिजॉन्टल मोड में करेंगे तो उसमें अच्छे से पढ़ाई होती है। खैर ठीक है, हमें पढ़ना है, कोई बात नहीं है। आप लोग अपना नोट्स तैयार करते चले। ठीक है, फैगोसाइट्स फैगोसाइट्स क्रिया में कौन सी डब्ल्यूबीसी भाग लेती है?
तो आप कहेंगे न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट। क्या है? न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट। आप लोगों को मैंने बताया था कि आरबीसी 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार आप लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ लिए हैं। जो इसका फर्स्ट पार्ट ना देखा हो जाकर के देख ले, उस पे थंबनेल में डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी लिखा हुआ है, आप जाकर के उसे देख ले, फिर इसे देखें। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती हैं? तो लिम्फोसाइट्स होती है। कौन होती है? लिम्फोसाइट्स होती है। एलर्जी के समय डब्ल्यूबीसी की कौन सी कोशिकाएं बढ़ जाती हैं? तो कौन सी कोशिकाएं बढ़ जाती हैं? इयोसिनोफिल जो कोशिका होती है, ये क्या होती है? बढ़ जाती है। मलेरिया, डेंगू जैसे बीमारियों में डब्ल्यूबीसी का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इनकी संख्या भी कम हो जाती है। आप लोगों ने देखा मलेरिया हो रहा है, डेंगू हो रहा है, उसमें प्लेटलेट्स की संख्या हमारे कम हो जाती है, तो साथ ही साथ डब्ल्यूबीसी की भी संख्या क्या होती है? कम हो जाती है। ल्यूकेमिया किस प्रकार का रोग है? तो डब्ल्यूबीसी का असामान्य वृद्धि रोग यानी ब्लड कैंसर ही क्या है? ल्यूकेमिया है। जब डब्ल्यूबीसी की अनियंत्रित मात्रा में जब वृद्धि होने लगती है तो क्या होता है? वहां पे व्यक्ति को ब्लड कैंसर हो चुका होता है, यानी ल्यूकेमिया हो गया है। ठीक है। डब्ल्यूबीसी की कुछ विशेषताएं हैं। क्या डब्ल्यूबीसी सक्रिय रूप से गति कर सकती है? तो आप कहोगे हाँ, अमीबायड गति से। किस गति से? अमीबायड गति से। पहले तो प्रश्न पूछा कि क्या कर सकती है, तो हाँ कर सकती है। तो किस गति से कर सकती है? तो अमीबायड गति से। किस गति से? अमीबायड गति से। आप लोग इसको जरूर नोट करते चलिएगा। मैंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन आप लोग के लिए सेलेक्ट करके मैं टाइप करके लाई हूं, इसे आप लोग जरूर कहीं नोट करके रख लीजिएगा। क्या डब्ल्यूबीसी रक्त वाहिकाओं से बाहर निकल सकती है? तो हाँ, डब्ल्यूबीसी रक्त वाहिकाओं से बाहर निकल सकती है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कुछ घंटों से लेकर के कुछ महीनों तक होता है। डब्ल्यूबीसी की सबसे अधिक संख्या किस अवस्था में होगी? तो किस अवस्था में होती है? संक्रमण अवस्था में। जब व्यक्ति को कोई कुछ भी बुखार हुआ हो, जुकाम हुआ हो, उस समय डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। डब्ल्यूबीसी रक्त के किस भाग में पाई जाती है? तो डब्ल्यूबीसी ब्लड के प्लाज्मा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? प्लाज्मा में पाया जाएगा। शरीर की सुरक्षा के लिए डब्ल्यूबीसी कौन सा कार्य करती है? तो शरीर की सुरक्षा के लिए डब्ल्यूबीसी रोग जनकों का कार्य करती है, यानी डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में सैनिक के भांति कार्य करती है। जैसे सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, ऐसे ही डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर की रक्षा करती है। ठीक है। डब्ल्यूबीसी का असामान्य डब्ल्यूबीसी की संख्या किस रोग में असामान्य रूप से बढ़ जाती है? मैंने अभी आप लोग को ऊपर एक्सप्लेन किया। जब डब्ल्यूबीसी की संख्या अनकंट्रोल हो जाती है, बहुत ही अधिक मात्रा में जब वृद्धि इंक्रीज होने लगता है, उस समय क्या हो जाता है? ब्लड कैंसर हो जाता है, यानी ल्यूकीमिया हो जाता है। ठीक है। प्रतिरक्षा प्रणाली में डब्ल्यूबीसी का क्या योगदान है? तो एंटीबॉडी निर्माण करना एंड रोग जनक विनाश करना। ठीक, विनाश। ठीक। रोग श्वेत रक्त कणिकाओं में सबसे कम संख्या किसकी होती है? तो आप कहेंगे बेसोफिल्स की होती है। सबसे अधिक किसकी संख्या थी? ऊपर हो चुका है, आप लोगों ने देखा होगा। ये क्यों? अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। लसिका ग्रंथियों में कौन सी डब्ल्यूबीसी बनती है? तो लिम्फोसाइट्स बनती है। कौन बनती है? लिम्फोसाइट्स बनती है। डब्ल्यूबीसी के अन्य तथ्य क्या है? कौन सी डब्ल्यूबीसी रक्त में सबसे अधिक सक्रिय होती है? तो न्यूट्रोफिल होता है। क्या होता है? न्यूट्रोफिल होता है। कौन सी डब्ल्यूबीसी पैथोजन की पहचान करती है? तो लिम्फोसाइट जो है पैथोजन की पहचान करती है। ठीक है। फूड एलर्जी में कौन सी डब्ल्यूबीसी की भूमिका होती है? तो फूड एलर्जी में इयोसिनोफिल होता है। क्या होता है? इयोसिनोफिल होता है। कफ, सूजन और खुजली में कौन सक्रिय होती है? तो आप कहोगे बेसोफिल सक्रिय होगा। ये सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, आप लोग जरूर कहीं नोट डाउन करके रख लीजिएगा। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है। फेफड़ों में संक्रमण होने पर किस प्रकार की डब्ल्यूबीसी सक्रिय होती है? तो फेफड़े में जब हमारे संक्रमण होता है तो न्यूट्रोफिल जो होता है ये एक्टिव हो जाता है। शरीर में हिपैरिन किस कोशिका के द्वारा स्रावित होता है? तो बेसोफिल के द्वारा क्या है? हिपैरिन स्रावित होती है। हिपैरिन क्या है? जो हमारे वेन्स में, आर्टरी में जो ब्लड क्लॉट नहीं होता है, क्लॉट नहीं होने देता है, वो हिपैरिन वर्णक ही होता है। डब्ल्यूबीसी की संरचना किस प्रकार की होती है? तो केंद्रक युक्त होती है और साइटोप्लाज्म युक्त होती है। ठीक। प्लाज्मा में डब्ल्यूबीसी का प्रतिशत कितना होता है? तो प्लाज्मा में डब्ल्यूबीसी का प्रतिशत
1% होता है। HIV का प्रभाव किस प्रकार की रोग प्रतिरोधक कोशिकाओं पर पड़ता है? तो टी लिम्फोसाइट्स पे पड़ता है। किस पे पड़ेगा? टी लिम्फोसाइट्स पे पड़ेगा। WBC और RBC में प्रमुख अंतर क्या है? तो WBC रोगों से रक्षा करती है, यानी हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करती है, और RBC क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यानी O2 का, यानी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक, अब तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? RBC देख लिया एंड WBC देख लिया। आप लोग कहोगे मैम इसमें तो RBC था ही नहीं, तो जी हाँ, इसमें नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को मैंने अपलोड कर रखा है, उसमें RBC है, ठीक है, और उसमें आधा WBC गया है और आधा WBC और प्लेटलेट्स मैंने इसमें कर दिया है, इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि समय का अभाव होने की वजह से। ठीक है, आप लोग का क्लास ना absent हो, चाहे जितना भी कुछ भी हो जाए, कोई भी त्योहार रहे, होली रहे, दिवाली रहे, रक्षाबंधन रहे, कोई भी फेस्टिवल पड़ेगा, आप लोग का क्लास हमेशा कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, आप लोग को एग्जाम को देखते हुए आप लोग कभी तो पढ़ोगे। मैं जानती हूँ जितने लोग नौकरी नहीं पाए हैं उन्हें फेस्टिवल की वो खुशी नहीं होती है। जिस दिन आप नौकरी पा जाओगे उसी दिन आपकी सारी फेस्टिवल होगी। इस चीज को आप अनुभव जरूर करिएगा, क्योंकि 2026 में आपकी नौकरी जरूर लगेगी, क्योंकि आप कंटिन्यूअस अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आ जाओ आप लोग प्लेटलेट्स, जिन्हें हिंदी में रक्त पट्टिकाएं कहते हैं। ठीक है, क्या है? प्लेटलेट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? तो प्लेटलेट्स को हिंदी में रक्त पट्टिकाएं या रक्त कणिकाएं कहते हैं। ठीक, प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट्स है। क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स है। जैसे WBC का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो WBC का क्या है? ल्यूकोसाइट्स है। उसी तरीके से RBC का क्या है? इरिथ्रोसाइट्स होता है। इसी तरीके से प्लेटलेट्स का क्या वैज्ञानिक नाम है? तो थ्रोम्बोसाइट्स है। ये तीनों नाम आपको याद करना है। RBC का क्या है? तो आप कहोगे मैम RBC का इरिथ्रोसाइट्स है। क्या है? इरिथ्रोसाइट्स है। क्या है? इरिथ्रो इरिथ्रोसाइट्स है। इरिथ्रोसाइट्स है। ठीक है, किसका है? RBC का है। WBC का क्या है? तो WBC का है ल्यूकोसाइट्स। क्या है? ल्यूकोसाइट्स आप लोग लगा लीजिएगा। इसी तरीके से प्लेटलेट्स का क्या है? तो थ्रोम्बोसाइट्स है। क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स है। ठीक है, क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स है। इनका क्या है? ये वैज्ञानिक नेम है। ठीक है, आपको ये लर्न होना चाहिए। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? तो प्लेटलेट्स का मेन वर्क जो होता है, ब्लड को क्लॉट करना होता है, यानी रक्त का थक्का बनाना होता है। प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? तो प्लेटलेट्स का निर्माण भी कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में और किसका निर्माण होता है? तो आप कहोगे मैम अस्थि मज्जा में RBC का निर्माण होता है। प्लेटलेट्स किन कोशिकाओं से बनते हैं? तो प्लेटलेट्स किससे बनेंगे? मैगोकैरियोसाइट से। किससे बनेंगे? मेगाकैरियोसाइट से प्लेटलेट्स बनते हैं। एकदम एथेंटिक जानकारी है, मैंने हाथ से नहीं लिखा हुआ है कि मुझसे गलती हो सकती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन इसमें से सिंगल भी गलत नहीं होगा। आप मुझ पे ट्रस्ट करके इन सारे क्वेश्चन को नोट करके एग्जाम के समय रिवाइज जरूर करिएगा। इससे बाहर आपका WBC, RBC और ब्लड से मैं क्वेश्चन जाने ही नहीं दूंगी, क्योंकि ये मैंने बहुत मेहनत करके आपको ये क्वेश्चन टाइप करके मैंने वीडियो अपलोड किया है। ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? तो 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख प्रति घन mm होती है। ठीक है, प्लेटलेट्स की जीवन काल कितना होता है? तो 7 से 10 दिन होता है। कितना होगा? 7 से 10 दिन होगा। प्लेटलेट्स का आकार कैसा होता है? तो आप कहोगे छोटा होगा, अनियमित होगा और डिस्क के आकार का होगा। कैसा होगा? इसका भी आकार अनियमित होगा। कोई इसका आकार नहीं है कि ट्रायंगल होगा, कि रेक्टेंगल होगा, कि सर्कल होगा। कोई आकार नहीं है, इसका भी आकार अनियमित है। आप कहोगे मैम इसका भी आप कह रही हैं, तो क्या कोई और भी है क्या? तो जी हाँ, WBC जो है उसका भी आकार क्या होता है? अनियमित होता है। उसके भी आकार का कोई साइज नहीं होता है। किसी पर्टिकुलर नेम से नहीं आप उसे कह सकते हो कि ट्रायंगल है, कि रेक्टेंगल है, कि सर्कल है, कि स्क्वायर है। आप कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक, तो क्या प्लेटलेट्स में केंद्रक होता है? तो जी नहीं, प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं होता है। और किस में मैम केंद्रक नहीं होता है? RBC में भी हमारे केंद्रक अब्सेंट होता है। तो मैम केंद्रक होता किस में है? केंद्रक होता है WBC में। किस में होता है? केंद्रक WBC में होता है। ठीक, प्लेटलेट्स रक्त में किस भाग में पाए जाते हैं? तो प्लेटलेट्स रक्त में प्लाज्मा में पाए जाते हैं। किसमें? प्लाज्मा में पाए जाते हैं। अब प्लेटलेट्स के कार्य क्या है, वो महत्व क्या है, उसको हम लोग देख लेते हैं।
प्लेटलेट्स किस प्रक्रिया में भाग लेते हैं? तो रक्त का थक्का बनाने की प्रक्रिया यानी कोगुलेशन में भाग लेते हैं। चोट लगने पर प्लेटलेट्स क्या करते हैं? तो थक्का बनाकर रक्तस्राव को रोकते हैं। क्या करते हैं? थक्का बनाकर रक्तस्राव को रोक देते हैं। शरीर में अधिक रक्त बहाव को प्लेटलेट्स कैसे रोकते हैं? तो घाव पर चिपक कर थक्का बना देते हैं। आप लोगों ने देखा, जैसे हम लोग चाय पीते हैं, चाय की कप आती है, जब तक चाय थोड़ी सी ठंडी होती है उस पर मलाई पड़ जाती है, उस पर ऐसे लेयर पड़ जाता है। उसी तरीके से जब हम लोग का ब्लड क्लॉट होता है, चोट कहीं लगी होती है, तो वैसे ही हमारी उंगली पे अगर कहीं कट लग गई हो तो जहां ब्लड बह रहा होता है उस पे ऐसे ही एक हल्की सी पपड़ी पड़ जाती है, और वही क्या होता है, ब्लड को क्लॉट करने में सहायक हो जाता है। ठीक है। प्लेटलेट्स किस एंजाइम के स्राव से में सहायता करता है? तो थ्राम्बोप्लास्टिन थ्राम्बो प्लास्टीन जो है इसमें क्या होता है, सहायक होता है। प्लेटलेट्स किसे सक्रिय करने का कार्य करते हैं? तो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने में मदद करते हैं। अब आप कहोगे मैम फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में क्यों बदल रहा है? जब फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है तभी ब्लड क्लॉट होता है। ठीक है। यदि प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाए तो क्या होता है? रक्तस्राव होता है और ब्लड का क्लॉट नहीं होता है, यानी ब्लड का थक्का नहीं बनेगा। ठीक है। प्लेटलेट्स किस रक्त घटक के साथ मिलकर थक्का बनाते हैं? तो प्लेटलेट्स फाइब्रिनोजन के साथ मिलकर के क्या करते हैं, फाइब्रिन में उसे कन्वर्ट करेंगे और फिर क्या होगा, ब्लड हमारा क्लॉट हो जाता है। प्लेटलेट्स में कौन से रसायन पाए जाते हैं जो थक्का बनाने में सहायक होते हैं? तो आप जानते हो सेरोटोनिन होगा, कैल्शियम होगा एंड एडीपी। ये तीन जो केमिकल होते हैं, रसायन ऐसे होते हैं जो मिल करके क्या करते हैं, प्लेटलेट्स को मदद ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। कैल्शियम का नाम आप लोग जानते हो कि कैल्शियम का नाम जुड़ता है ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करने के लिए। ठीक। विटामिन के भी होता है, यहाँ के को मिस कर दिया गया है, विटामिन के को भी वहां पे जोड़ना चाहिए। ठीक है। प्लेटलेट्स कितनी जल्दी सक्रिय होते हैं? तो चोट लगने के उस सेकंड में प्लेटलेट्स एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है। अगर देर कर दें तब तक हम लोग क्या है, हम लोग का काफी ब्लड बह चुका होगा। रक्त के जमने में सबसे पहली प्रतिक्रिया किसकी होती है? तो प्लेटलेट्स की होती है। किसकी होती है? प्लेटलेट्स की होती है। अब रक्त विकार और प्लेटलेट्स क्या हैं? प्लेटलेट्स की अत्यधिक कमी को क्या कहते हैं? तो आप कहोगे थ्राम्बोसाइटोपिनिया कहेंगे। क्या कहेंगे? थ्राम्बोसाइटोपिनिया कहेंगे। थ्राम्बोसाइटोपिनिया का एक लक्षण क्या है? तो त्वचा पर नीले दाग यानी अधिक रक्तस्राव। ठीक है। प्लेटलेट्स की कमी किस बीमारी में होती है? तो डेंगू हो गया, कैंसर हो गया, वायरल संक्रमण आदि जो डिजीज होते हैं इनमें प्लेटलेट्स की कमी दिखाता है। हीमोफीलिया क्या है? तो प्लेटलेट्स का असामान्य बढ़ना किस रोग का संकेत है? सॉरी यहां मैं आ गई। रक्त न जमने की स्थिति को हम क्या कहते हैं? हीमोफीलिया कहेंगे। ये हीमोफीलिया क्या है? तो आप कहोगे मैम आनुवांशिक विकार होता है, ये आनुवांशिकी रोग होता है। ठीक है। प्लेटलेट्स का असामान्य मात्रा में बढ़ना किस रोग का संकेत है? तो आप कहोगे मैम थ्राम्बोसाइटोसिस का संकेत होता है। अन्य जानकारी क्या है? रक्त में प्लेटलेट्स की सबसे छोटी कोशिकाएं कौन सी हैं? तो प्लेटलेट्स ही हैं। प्लेटलेट्स का पता लगाने के लिए कौन सी जांच की जाती है? तो सीबीसी। आप कहोगे मैम सीबीसी क्या है? तो कंप्लीट ब्लड काउंट है। क्या है? कंप्लीट ब्लड काउंट है। जब व्यक्ति को डेंगू होता है तो यही सीबीसी का टेस्ट करवाया जाता है, जो हर 24 घंटे पे होता है। आज मॉर्निंग में आपका ब्लड निकला है, सीबीसी टेस्ट हुआ है, तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में होगा। तो इस तरीके से हर 24 घंटे पे क्या है, प्लेटलेट्स चेक करवाया जाता है। अगर बहुत सीरियस क्रिटिकल होती है तो 24 घंटे के अंदर भी सीबीसी काउंट करवाई जाती है। डेंगू में प्लेटलेट्स और अलग से फिर प्लेटलेट्स भी चढ़ाया जाता है। डेंगू में ब्लड चढ़ाया जाता है। डेंगू में प्लेटलेट्स कितनी खतरनाक सीमा तक गिर सकती है? तो 20,000 प्रति घन मिमी से नीचे तक गिर सकती है। ठीक है। ये स्थिति बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है। ऐसे में फिर डर लगने लगता है कि क्या व्यक्ति जिसे हुआ है वो बच पाएगा भी नहीं। ठीक है। प्लेटलेट्स की कमी से कौन से अंग सबसे पहले प्रभावित होते हैं? तो त्वचा और मस्तिष्क जो है सबसे पहले प्रभावित होते हैं, क्योंकि त्वचा पे क्या होते हैं, इसके छोटे छोटे रेड स्पॉट पड़ जाता है। प्लेटलेट्स को किस तापमान पर संग्रहित किया जाता है? तो 20 से 24 डिग्री सेल्सियस कम समय के लिए। ठीक है। क्या होता है, हम स्टोर कर सकते हैं। कुछ एमसीक्यू भी इससे रिलेटेड है। प्लेटलेट्स में कौन सा अंगक अनुपस्थित होगा? तो आप कहोगे केंद्रक अनुपस्थित होगा। प्लेटलेट्स रक्त के किस घटक से मिलकर थक्का बनाते हैं?
तो क्या हीमोग्लोबिन, फाइब्रिनोजन, ल्यूकोसाइड, ग्लूकोज या फाइब्रिनोजन? तो आप कहोगे मैम फाइब्रिनोजन होगा। डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या क्या होती है? तो क्या होगा, बढ़ेगी कि कम होगी? तो आप कहोगे मैम ये तो सामान्य सा आंसर है, हम लोग सब लोग जानते हैं कि डेंगू में प्लेटलेट्स हम लोग का क्या होता है, गिरता रहता है। रक्तस्राव को रोकने वाला रक्त घटक कौन सा है? तो रक्तस्राव को रोकने वाला ब्लड घटक जो है क्या है? प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स की सामान्य संख्या किस रेंज में होती है? तो प्लेटलेट्स की सामान्य संख्या ऊपर आप लोगों ने पढ़ा कि 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख तक होती है। यहां तक आप लोग का क्वेश्चन था। आई थिंक किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। ये शुरुआत है आरबीसी से लेकर के डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। मैंने सारा क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया। इस क्वेश्चन को आप स्टोर करके एक जगह का रख लीजिएगा, नोट्स अपना बना करके अपने हाथ से लिख करके अच्छे से समझ करके रख लीजिएगा। आप लोग के रिवाइज करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा। एक बार मैं लास्ट में और कहना चाहूंगी, आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो लोग रक्षाबंधन ना बांधे हो जाकर के आप लोग अपना फेस्टिवल मना लें। ऐसा हो नहीं सकता कि 5 बजे शाम हो गई कोई अभी राखी ना बांधा हो सकता है कोई बहुत दूर हो जाने में टाइम लगा हो तो ही हो सकता है, नहीं तो सारे लोग अपना त्योहार सेलिब्रेट कर चुके हैं। त्योहार बीत गया, सारे लोग अपना पढ़ाई लिखाई में लग जाओ, क्योंकि नवंबर दिसंबर में आप लोगों का नवंबर दिसंबर इस तरीके से करके अक्टूबर में क्या है, अक्टूबर में टीजीटी का एग्जाम है, फिर उसके बाद नवंबर और दिसंबर में पीजीटी है, और इसी नवंबर और दिसंबर में एलटी का भी एग्जाम है। सारे एग्जाम लगे हुए हैं। आप लोग अपना प्लीज पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें। जो नए बच्चे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को मिलता रहे। आप मेरे साथ जुड़ करके इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद हो सकता है मैं आप लोग का नेक्स्ट पार्ट टेक्सटाइल से लेकर के आऊंगी। फिलहाल ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।